नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर हमारी इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 16 की, जिसका शीर्षक है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद। देखिए, ये वो शुरुआती बिंदु है, वो पहला दरवाजा जहां से कोई भी आपराधिक मामला अदालत की दहलीज पर कदम रखता है। अगर ये प्रक्रिया समझ में आ गई तो समझिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर की जो नींव है वो मजबूत हो गई। तो चलिए देखते हैं कि एक परिवाद का ये सफर अदालत में कैसे तय होता है। हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह होगी। हम शुरुआत करेंगे मजिस्ट्रेट की भूमिका को समझने से, जिन्हें हम एक गेट कीपर कह सकते हैं। फिर देखेंगे कि शपथ पर परीक्षा असल में होती कैसे है। अगर कोई गलत कोर्ट में केस ले जाए तो क्या होता है, जांच का आदेश कब दिया जाता है, और आखिर में वो कौन सी स्थिति है जब एक परिवाद को खारिज कर दिया जाता है। और अंत में हम सब कुछ संक्षेप में दोहराएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे अध्याय में मजिस्ट्रेट की भूमिका एक द्वारपाल या गेटकीपर की तरह है। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि अदालत के अंदर केवल वही मामले प्रवेश करें जिनमें सच में कोई दम हो, कोई मेरिट हो। ये क्यों जरूरी है? ताकि अदालतों का जो कीमती समय है और जो संसाधन है वो झूठे, मनगढ़ंत या बेबुनियाद मुकदमों में बर्बाद ना हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आएगा, संज्ञान लेना, यानी टेकिंग कॉग्निजेंस। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो पल, वो बिंदु जब मैजिस्ट्रेट पहली बार किसी मामले पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, उसे कानूनी तौर पर स्वीकार करते हैं और ये तय करते हैं कि हाँ, इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। यहीं से समझिए केस का मीटर आधिकारिक तौर पे चालू हो जाता है। चलिए अब प्रक्रिया के अंदर और गहराई में उतरते हैं। जब कोई भी शिकायत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होता है? धारा 223 हमें बताती है कि ये कदम है शपथ पर परीक्षा, और ये एक अनिवार्य कदम है। तो धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, वो परिवादी यानी शिकायतकर्ता की और अगर कोई गवाह मौजूद है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेंगे। दूसरा, इस पूरी परीक्षा का जो भी सार है, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। और तीसरा, इस लिखे हुए बयान पर शिकायतकर्ता, गवाहों और खुद मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि एक पक्का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार हो जाए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बीएनएसएस में आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव है। देखिए, पुराने कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। धारा 223 में अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी मामले का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को भी सुनवाई का एक अवसर देंगे। ये ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत को, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, के नियम को प्रक्रिया की बिल्कुल शुरुआत में ही लागू करता है। ये आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन हां, इस नियम के भी 2 अपवाद हैं। यानी वो कौन सी स्थितियां हैं जब शपथ पर परीक्षा कराना जरूरी नहीं है। पहली स्थिति है जब शिकायत किसी लोक सेवक ने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान की हो या फिर किसी न्यायालय ने की हो, और दूसरी जब मजिस्ट्रेट धारा 212 के तहत मामले को जांच या ट्रायल के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप देते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही आम समस्या की बात करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर कोई शिकायतकर्ता गलती से गलत कोर्ट पहुंच जाए, जिसके पास उस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है? तो क्या उसका केस वही खारिज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। धारा 224 इसी समस्या का समाधान बताती है। और समाधान बहुत ही सीधा साधा है। अगर शिकायत लिखित में है तो मजिस्ट्रेट उस पर एक नोट लिखकर उसे लौटा देंगे ताकि उसे सही अदालत में पेश किया जा सके। और अगर शिकायत मौखिक रूप से की गई है तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को सीधे सीधे सही अदालत में जाने का निर्देश दे देंगे। तो कोई परेशानी नहीं। तो अब हम प्रक्रिया के एक चौराहे पर आ गए हैं। संज्ञान लेने के बाद धारा 225 मैजिस्ट्रेट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति देती है। ये शक्ति है कार्रवाई शुरू करने से पहले मामले की और जांच पड़ताल करवाने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या शिकायत मिलते ही और संज्ञान लेते ही मैजिस्ट्रेट को तुरंत आरोपी के खिलाफ समन या वारंट जारी कर देना चाहिए? कानून कहता है नहीं, रुकिए, इतनी भी जल्दी क्या है। मैजिस्ट्रेट के पास ये विकल्प होता है कि वो पहले ये परख लें कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं भी या नहीं। तो धारा 225 के तहत मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ प्रोसेस यानी समन या वारंट जारी करने को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इस दौरान वो क्या कर सकते हैं? या तो वो खुद मामले की जांच कर सकते हैं या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश दे सकते हैं,
या फिर वो चाहें तो किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भी जांच करने के लिए कह सकते हैं। इसका एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि केस में वाकई दम है। और ये नियम तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कानून कहता है कि अगर आरोपी उस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कहीं रहता है तो फिर यह जांच कराना वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसे मजिस्ट्रेट की मर्जी पर नहीं छोड़ा गया है। यह एक मजबूत सुरक्षा कवच है ताकि जो लोग दूर रहते हैं उन्हें बेवजह की परेशानी और अदालती चक्रों से बचाया जा सके। चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सारी जांच पड़ताल हो गई, अब आता है मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय, जो धारा 226 के तहत लिया जाता है। ये निर्णय है परिवाद को खारिज करने का। तो धारा 223 और 225 के तहत की गई सारी जांच पड़ताल के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वो शिकायत को खारिज कर देंगे। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उन्हें अपने इस फैसले का कारण लिखित में दर्ज करना होगा। वो बस ये नहीं कह सकते कि खारिज किया जाता है, कारण बताना होगा। ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से देख लेते हैं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि ये अध्याय एक शिकायत के हर पड़ाव को, हर मोड़ को कितनी सटीकता से परिभाषित करता है। ये तालिका इस पूरी प्रक्रिया का सार है। देखिए, धारा 223 शपथ पर परीक्षा और संज्ञान की नींव रखती है। धारा 224 ये सुनिश्चित करती है कि मामला सही अदालत तक पहुंचे। धारा 225 जल्दबाजी में किसी के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकती है और जांच का विकल्प देती है। और आखिर में धारा 226 बेबुनियाद शिकायतों को बाहर का रास्ता दिखाती है। ये पूरी संरचना हमारी न्याय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाई गई है। और अंत में ये एक सवाल मैं सबके विचार के लिए छोड़ रहा हूं कि ये पूरी प्रक्रिया एक तरफ न्याय की मांग और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाती है। इस पर सोचिए कि कानून के ये प्रावधान कहां पर शिकायतकर्ता को न्याय पाने का मौका देते हैं और कहां पर एक आरोपी को बेवजह की परेशानी से बचाते हैं। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, यह हमारे न्याय सिस्टम की आत्मा का हिस्सा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही, अगली बार मिलते हैं।